तो हमें पार्ट 2 में क्या डिस्कस करना है, आज हम प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम रिक्रूटमेंट को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो हम स्टाफिंग की प्रोसेस के बारे में शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। इट मीन्स estimating the number and type of person required in an organization. सो हमें कितने जनों की ज़रूरत है, कितने टाइप ऑफ पर्सनस की ज़रूरत है, कितने नंबर ऑफ पर्सनस की ज़रूरत है एक ऑर्गेनाइजेशन को, यही होता है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो हमें कैसे पता पड़ेगा हमको कितने नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सन की रिक्वायरमेंट है? तो हमें 3 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले हमें वर्क लोड एनालिसिस करना है। वर्क लोड एनालिसिस में क्या होता है, एंटरप्राइजेस को workload analysis enable enterprises to access the number and type of person required to accomplish a work। कि हमें एक कितने नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सन की ज़रूरत है एक जॉब को, एक वर्क को करने के लिए, तो फिर वही होता है वर्कलोड एनालिसिस। द एंटरप्राइजेज एक्सेस द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय नेसेसरी फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क। एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए जितने नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सन की ज़रूरत है उसे ही वर्क लोड एनालिसिस कहते हैं। उसके बाद में आता है वर्क फोर्स एनालिसिस। अब वर्क फोर्स एनालिसिस एनेबल एंटरप्राइजेज नो द नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सन एग्जिस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने टाइप एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ये होता है वर्क फोर्स एनालिसिस। इससे हमें पता पड़ता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन ओवर स्टाफ्ड है, अंडर स्टाफ्ड है। अब हमें पता पड़ गया, इसके बाद हम कंपैरिजन करके हमने पता कर लिया। तो थर्ड यही होता है, थर्ड में हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करके हम, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन ओवर स्टाफ्ड है तो फिर हम या तो ट्रांसफ़र कर देंगे या फिर हम उसको हटा देंगे जॉब से, और अगर अंडर स्टाफ्ड है तो फिर हम रिक्रूटमेंट करेंगे नए एम्प्लॉयज़ के लिए। और नेक्स्ट स्टेप ये आता है रिक्रूटमेंट। सो रिक्रूटमेंट है क्या, इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। कि हम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय के लिए हम सर्च करते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए और उनको स्टिमुलेट करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आके अप्लाई करें। तो हम और अब इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या तैयार करते हैं कि हमें किस पोजीशन का काम वाला वर्कर चाहिए, कितने नंबर ऑफ़ वर्कर्स चाहिए, और उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, ये सब हम जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। अब हमने जॉब डिस्क्रिप्शन लिख दिया, उसके बाद में हमें क्या करना पड़ता है, हमें उनके लिए अलग अलग जगह पे डालना पड़ता है। जैसे वेबसाइट्स पे हम डालते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट डाल देते हैं रिक्रूटमेंट का कि हमें इतने जनों की रिक्वायरमेंट है। आई थिंक लिंक्डइन भी आ गया है, तो इंटरनेट पे होता है, न्यूज़पेपर्स में होता है सब। इसके बारे में भी मैं आपको फर्दर और पढ़ाऊँगी। और अब नेक्स्ट स्टेप आ जाए सिलेक्शन। सिलेक्शन इज प्रोसेस ऑफ चूजिंग एंड अपॉइंटिंग द राइट पर्सन एट राइट जॉब एंड अन ऑर्गेनाइजेशन बाय कंडक्टिंग इंटरव्यूज, टेस्ट, एग्जाम से। तो हम है ना सेलेक्ट करते हैं एक अच्छे इंसान को, यही होता है सिलेक्शन में। अब हमने बस सिलेक्ट कर लिया एम्प्लॉय को, उसके बाद में उसका प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन, ये है फोर्थ स्टेप ये है। सबसे पहले प्लेसमेंट क्या है? प्लेसमेंट रेफर्स टू एम्प्लॉय ऑक्यूपाइंग द पोजीशन फॉर विच ही हैज़ बीन सिलेक्टेड। जिस पोजीशन के लिए उसने ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट हुआ है वो, उसको पोजीशन देना ही प्लेसमेंट कहलाता है। और व्हाट इज़ ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन इंट्रोड्यूसिंग द सेलेक्टेड एम्प्लॉय टू अदर एम्प्लॉयज़ एंड फैमिलराइजिंग देम विद द रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमें सबसे पहले उनको इंट्रोड्यूस कराना दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ में जो अभी काम कर रहे हैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन में, ये होता है ओरिएंटेशन। और जो टर्म्स एंड कंडीशन, जो रूल्स बना रखे हैं ऑर्गेनाइजेशन से, उनसे वाकिफ कराना, ये आता है ओरिएंटेशन में। अब हमने एक बार रिक्रूट कर दिया, उसका प्लेसमेंट ओरिएंटेशन हो गया। अब क्या होता है कि है ना, उसकी रेगुलर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी ज़रूरी है ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे। तो नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग हेल्प इंक्रीजिंग द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ अ पर्सन टू डू अ पर्टिकुलर टास्क। एक पर्सन की स्किल्स एंड नॉलेज इंप्रूव करता है एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए। जैसे उसकी स्किल्स एंड नॉलेज बढ़ेगी तो फिर वो अच्छे से काम करेगा अपना। और नेक्स्ट टू द डेवलपमेंट, इट इन्वॉल्व ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय एंड ऑल एस्पेक्ट, नॉलेज, परफॉर्मेंस, सब में। तो है ना, इसका ओवरऑल डेवलपमेंट में क्या होता है, ओवरऑल ग्रोथ एक एम्प्लॉय की, ये आता है डेवलपमेंट में। ओके,
एंड अब जो है हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि है ना ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इसके लिए बनाया जाता है कि जितने भी स्टाफिंग के काम होते हैं इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है जो ये सारा काम करता है स्टाफिंग का। पर एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन में ये सब काम लाइन मैनेजर्स करते हैं। ओके, तो फिर इनके लिए थोड़ा स्टेप्स थोड़े बढ़ जाते हैं, जो कि 3 स्टेप और पढ़ने पड़ेंगे अगर लाइन वर्कर्स काम कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले परफॉर्मेंस अप्रेजल में इवेलुएटिंग एम्प्लॉइज करंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट सम प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। हम इसमें क्या करते हैं, एक बार जो उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया तो हम उसने ट्रेनिंग में कितना सीखा है, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी थी, और हमारे एक स्टैंडर्ड सेट कर रखे थे कि इतना उसको काम करना है, उसने उतना काम किया कि नहीं किया, उसकी एग्जिस्टिंग या पास्ट परफॉर्मेंस से मैच करके देखते हैं कि उसकी ट्रेनिंग ने कितना इम्प्रूवमेंट लाया। इट मीन्स इवेल्युएटिंग एम्प्लॉइज करंट परफॉर्मेंस पास्ट परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। हमने कुछ स्टैंडर्ड्स बना रखे, लाइक राजू ने है ना 10 बॉक्सेस रोज के पैक करने हैं, ठीक है, किसी सामान के। तो फिर उसने पैकेजिंग करनी है 10 बॉक्सेस की एक दिन में, कि तो फिर वो स्टैंडर्ड पूरे हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, वो कितने बना पा रहा है बॉक्सेस, कितने पैक कर पा रहा है। तो ये स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, ठीक है, कि हमने 10 बॉक्सेस का कर लिया कि हमको 10 बॉक्सेस तो रोज़ राजू को पैक करने हैं, तो एक स्टैंडर्ड बना दिया। सो हम उसकी इवैल्यूएटिंग कंपनी एम्प्लॉय की करंट परफॉर्मेंस से हमने प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स बना रखे उससे। सो ये होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल में। वंस द एम्प्लॉय हैज़ बीन अंडरगोन ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस इवेल्युएटेड, परफॉर्मेंस देखा जाता है कि उसका परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है अब, कि हमारी ट्रेनिंग ने उसको कुछ हेल्प करी कि नहीं करी है, हमारी ट्रेनिंग भी कुछ हेल्प कर रही है कि नहीं कर रही है, ये जानने के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल करना पड़ता है। एंड हमें नेक्स्ट स्टेप होता है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। प्रमोशन मीन्स प्लेसिंग द पोजीशन विद इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी। हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा देते तो प्रमोशन होता है। हम उसकी काम करने का जो हम उसका काम बढ़ा देते हैं, उसको एक अच्छी पोस्ट दे देते हैं, उसकी सैलरी बढ़ जाती है, यही सब प्रमोशन में आता है। ओके, इससे जो है ना अब हम जब प्रमोशन और करियर प्लानिंग करते हैं तो फिर जो एम्प्लॉय का जो मोरल है वो बूस्ट होता है और वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ काम करता है। तो यही होता है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग में। एंड नेक्स्ट स्टेप इज कंपनसेशन। कंपनसेशन जितनी भी तरह की पेमेंट्स है ना वो कंपनसेशन में आती है। Compensation refers to all forms of payment made by enterprises to their employees. For example, salaries, कमीशन दे दी, बोनस दे दिया, ये सब के सब सैलरी, बोनस, कमीशन सब के सब कंपनसेशन में आते हैं। ओके, तो इसी तरह प्रकार से हमारा स्टाफिंग प्रोसेस समाप्त होता है। जय जिनेंद्र। और अब हमारा जो है ना नेक्स्ट आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। तो रिक्रूटमेंट इज डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। कि हम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय के लिए सर्च करते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आके अप्लाई करें। एक पॉजिटिव प्रोसेस कहलाती है क्योंकि हम पूल ऑफ कैंडिडेट क्रिएट कर रहे हैं इसमें। ओके, अब इसमें हम 2 तरह से कर सकते हैं, तो हम इंटरनल सोर्सेज से कर सकते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज। पूछूंगी एक्सटर्नल इंटरनल क्या बोले जा रहे हो आप, तो हम इंटरनल सोर्सेज में क्या होता है कि हम इन्वाइटिंग कैंडिडेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय पहले से ही काम कर रहा है उसको ही रिक्रूट कर रहे हैं। अब उनको कैसे रिक्रूट करोगे आप, वो तो पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो फिर इसका भी आंसर है या तो हम प्रमोशन करते हैं या फिर उसका ट्रांसफ़र करते हैं। तो प्रमोशन मीन्स शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर एट सेम नहीं वन पोजीशन टू द अदर हायर लेवल जॉब। हम उसको हायर लेवल अथॉरिटी लेवल पे हम उसको जाके रखते हैं। मतलब पहले की जॉब मेरी जो थी एक छोटे मैनेजर की थी, अब मेरी पोस्ट बड़ी हो गई है, तो ये प्रमोशन होता है। शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय विथ इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी, दैट्स कॉल्ड प्रमोशन। एंड सैलरी भी बढ़ जाती है, प्रेस्टीज एम्प्लॉय का बढ़ जाता है। अब ट्रांसफ़र नेक्स्ट होता है। ट्रांसफ़र में क्या करते हैं हम, शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फॉर वन पोजीशन टू द अदर विदाउट एनी चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी सैलरी पर्क। उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका काम नहीं बढ़ रहा है, उसकी प्रेस्टीज नहीं बढ़ रही है, उसको बस एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हमने शिफ्ट कर दिया है, यही ट्रांसफ़र कहलाता है।
एंड हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब आ जाता है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। हमने दो पढ़ ली, यही दो सोर्सेज होते हैं इंटरनल सोर्सेज के। अब हम एक्सटर्नल सोर्सेज पढ़ रहे हैं। अब एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है? हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से जब रिक्रूट करते हैं एक पर्सन को, तो वही होता है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। व्हेन द कैंडिडेट एक्सटर्नल सोर्स आर इन्वाइटेड विल फिल द वेकेंट पोजीशन, देन इट नोन एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब क्या होता है कि है ना, हमने ये पढ़ना था पर हमने क्या भूल गए, हम इसके मेरिट्स भूल गए कि हमें डीमेरिट्स और मेरिट्स याद करना ज़रूरी है। तो फिर अभी पहले हम इंटरनल सोर्सेज के रिक्रूटमेंट इंटरनल सोर्सेज के रिक्रूटमेंट के लिए जो मेरिट्स और डीमेरिट्स है उसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो फिर है ना, अब हमने जब अच्छे से रिक्रूट कर दिया, अब इसके कुछ मेरिट्स होते हैं कि हमने इंटरनल सोर्सेज से करा तो हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो फिर एम्प्लॉय आर मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। जब उनको पता पड़ता है कि उनका प्रमोशन हो सकता है तो फिर वह अपना काम अच्छे से करते हैं, और जब वो उनका प्रमोशन हो जाता है तो फिर वो और अपना अच्छा बेस्ट देते कि हम अपना बेस्ट दें। सो इट एम्प्लॉय मोटिवेटेड टू इम्प्रूव दैट परफॉर्मेंस। सेकेंडली इट सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, कि हमें सिलेक्शन प्लेसमेंट की प्रोसेस छोटी हो जाती है। एंड थर्डली ट्रांसफर इज टूल ऑफ ट्रेनिंग एम्प्लॉय टू प्रिपेयर देम फॉर हायर जॉब्स। जब उनका ट्रांसफ़र करते हैं तो उनको प्रिपेयर कर रहे होते हैं हायर जॉब्स के लिए। एंड फोर्थली इट इज़ लेस कॉस्टली सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कि हमें पैसा कम लगाना पड़ता है जब हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करें, हमें एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च नहीं करना है। और फिफ्थ, सेलेक्टेड एम्प्लॉय डू नॉट नीड इंडक्शन ट्रेनिंग। उसको किसी प्रकार की इंडक्शन ट्रेनिंग की नहीं ज़रूरत है, क्योंकि वो पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन से काम करता हुआ इंसान है, तो उसको पहले से ही पता है कि ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करती है हमारी। एंड लास्ट पॉइंट, इट हेल्प इन फुलफिल द डेफिशिएंसी ऑफ वन डिपार्टमेंट विथ सरप्लस ऑफ अनदर। कि एक डिपार्टमेंट अगर कम है तो फिर में कम जने हैं और एक डिपार्टमेंट खूब सारे भरे हुए हैं, तो उनके लिए अगर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस हो जाएगी, कि हमको जहाँ पर ज़रूरत थी वहाँ पर हो गया और जहाँ पर ज़रूरत नहीं थी उधर से ट्रांसफ़र हो गया।